तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। यदि आपने संस्कृत विषय से शिक्षा हासिल की है और साथ ही यदि संस्कृत विद्यालय में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आज के अखबारों में है। एक और खबर मैं आपको बता दूं, 9वीं कक्षा में नामांकन अब 30 सितंबर तक होगा। जी हाँ, ये भी एक खबर है। राज्य के सभी सरकारी हाई स्कूलों में 9वीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र जो है 2021 और 22 के लिए नामांकन अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर लगी। दोनों मैंने शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें ली थी जो मैंने आपसे शेयर की। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सीधे रुख करते हैं अपने विशेष मेहमान का। आपको मिलवाते हैं अपने विशेष मेहमान से। आप हैं हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पूर्व विश्वविद्यालय प्राचार्य हैं। साथ ही आपके विषय में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, प्रबंधन और समाज आपके कार्यक्षेत्र रहे हैं। आपने 30 वर्षों से मगध एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य किया है और साथ ही पाटलिपुत्र दैनिक समाचार पत्र में भी आपने कार्य किया है। आपकी कविता, कहानियां आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होती रही है सर। और साथ ही आपकी एक पत्रिका भी आती है, साहित्य यात्रा, इसके संपादक हैं आप। आपको आपके साहित्य यात्रा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया है सर। तो इन तमाम विषयों पर हम आपसे चर्चाएं करेंगे। लेकिन जैसा कि आप एक शिक्षक हैं और आज का जो दिन है वो अति विशेष है, विद्यार्थियों के लिए विशेष है, शिक्षकों के लिए विशेष है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत में आप गुरु पूर्णिमा के विषय में जरूर कुछ कहें। अपने शिक्षकों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा, मैं अपने जितने भी छात्र हैं उनके शिष्यत्व को नमन करता हूं। गुरु अपने शिष्य से ही बनता है और हर गुरु एक शिष्य होता है। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है भारतीय संस्कृति में, वांग्मय आपको मिल जाएगी, इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक है कि जय मिच्छामि सर्वत्र शिष्यादिच्छेद पराजयम्। सब जगह हम लोग जय की कामना करते हैं कि मैं ही विजयी हूं। हर व्यक्ति का ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, लेकिन गुरु चाहता है कि मेरे शिष्य इतने आगे बढ़ें कि वो विजयी हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात ये है और वेदव्यास से ये परंपरा चली आ रही है। तो एक बहुत बड़ा दायित्व भी होता है। आप केवल शिक्षा का ज्ञान, किसी विषय का ज्ञान अपने छात्र को नहीं देते हैं। आप जब उनसे मिलते हैं तो उन्हें संपूर्ण मनुष्यत्व का ज्ञान देते हैं। वो जीवन के संघर्षों में कैसे आगे आए, कैसे उनमें विवेक का जन्म हो। सद असद विवेकनी बुद्धि इति पंडा, पंडा जस संजाता इति पंडिता। पंडित को, ज्ञानी कौन है? जिसमें विवेक जागृत हो जाए, अच्छे बुरे में फर्क करना सीख जाएं, अच्छे नागरिक बने, राष्ट्र के लिए अच्छे उर्वर हों, राष्ट्र के लिए उनके मन में एक जज्बा हो, स्नेह हो, सम्मान हो और ज्ञान गुण से अपने संघर्षों में जीवन पथ में आगे बढ़ें। यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। और एक सीमा के बाद विषय की सीमा नहीं रह जाती है। कोई विषय का कि एक हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, ये सब एक सीमा के बाद सब करीब करीब एक हो जाते हैं, सब मिलके एक ज्ञान बनते हैं। तो उनके भीतर यदि ज्ञान पिपासा होगी, प्यास जगना सबसे बड़ी चीज है, प्रश्न जगना बड़ी चीज है। मन किसी को प्यास लगी हो तो आप पानी से प्यास बुझा दे सकते हैं, प्यास ही नहीं जगेगी तो ये एक गुरु का काम है। लेकिन मैं स्कूल में जो विद्यालयों में शिक्षक हैं उनको मैं अधिक महत्व देता हूं इस मामले में। उनके ऊपर गुरुतर जिम्मेदारी है, इसलिए कि उसमें बच्चे होते हैं, वो एक मिट्टी, मुलायम मिट्टी से जिस तरह की मूर्ति बन सकती है वो फिर कड़ा हो जाने के बाद हल्का छेनी हथौड़ी चलाना पड़ता है। तो उस समय उनके ऊपर बड़ा दायित्व। हमारे पास तो जब बच्चे आते हैं तब तो परिपक्व हो चुके होते हैं, किशोरी के बाद मेरे पास आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं ज्ञान देने की। इसलिए समग्र रूप से यदि शिक्षा अवरुद्ध हुआ तो समाज अवरुद्ध हो जाएगा, मानवीय विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए आज के दिन का बहुत ही महत्व है। आपने ये प्रश्न उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिम्मेवारी का एहसास कराता है और कुछ खास नहीं जी। क्योंकि जब हम शिक्षा के विषय की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, प्राथमिक शिक्षा, कहीं ना कहीं वो आपके घर से शुरू होती है। बच्चों के किसी माता पिता हो या फिर प्रारंभिक शिक्षक हो, परिवार सबसे बड़ा गुरु होता है। माँ पिता सबसे बड़े गुरु हैं। उसके बाद जब वो स्कूल में जाने लगते हैं और स्कूल में भी 3-4 घंटे समय देते हैं, फिर तो परिवार के साथ ही रहते हैं। वो संस्कार वो वहीं से जन्म लेता है, संपूर्ण संस्कार। और जब संस्कार उनके भीतर जन्म ले लिया, एक बार उनके भीतर जिज्ञासा का जन्म हो गया, तो फिर तो स्कूल में पढ़ाते हैं लोग। इसलिए मैंने कहा कि उनकी महत्ता ज्यादा है। माँ बाप के दायित्व बहुत होते हैं बच्चों के प्रति, और पहले गुरु तो वही हैं उनके।
इसलिए आज जो भी शिष्य हैं अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ले, वो पहले गुरु हैं उनके। जी, तो ये मैं कहना चाहूँगा। जी, आपके पास बच्चे तब आते हैं जब उन्हें अपना कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक मौका मिला होता है, जब उनको अपनी जीवनी बनानी होती है, एक ऐसी शिक्षा उन्हें हासिल करनी होती है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको जीवन में आगे लेकर जाए। और अभी हम कोरोना काल की यदि हम बात करें तो भले ही विद्यालय बंद हुए हैं, लेकिन शिक्षकों का कार्य बंद नहीं हुआ, बाधित नहीं हुआ। उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी थी कि शिक्षण का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस होते गए, तो इसे आपने कैसे देखा है सर? और इस काल को आपने जिस संघर्ष के दौर से देखा, इस दौर में आपने जो संघर्ष किया, मैं चाहूंगी कि उसकी चर्चा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जरूर करें। देखिए, एकाएक कोरोना तो कोई सूचना पूर्व थी नहीं, एकाएक हो गया। महाविद्यालयों ने, स्कूलों ने कोई ऐसी तैयारी नहीं कर रखी थी पहले से कि साहब ऐसा होगा और हम इस तरह से करेंगे। लेकिन हुआ कि भाई अब शिक्षा का रुक जाना तो देश का रुक जाना है, समाज का रुक जाना है, मनुष्यत्व का रुक जाना है जी। तो अब ऑनलाइन शिक्षा की बात हुई। अभी देखिए, हमारे यहाँ जो छात्र हैं वो गाँव से आते हैं, गांव देहात के छात्र हैं। अब सबके पास इंटरनेट की उस तरह की सुविधा अभी भी नहीं है, और उसके कारण यह होता है कि उनका जो विकास, वो जो ऑनलाइन आते हैं, बहुत लोगों को उसमें दिक्कत, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने सीखा। और सीखा तो हमारे यहाँ भी लोग हैं, कभी मोबाइल से या इंटरनेट, लेकिन शिक्षा चलती रही, वर्ग चला। लेकिन देखिए, एक चीज मैं कहूँगा कि ये एक अल्टरनेटिव के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता है। खासकर हम किसी विषय के बारे में एक सूचना मात्र देते हैं, ज्ञान और सूचना में अंतर है। एक शिक्षक जो होता है वो हमेशा एक शिक्षक, चाहे वो क्लास में हो, बाहर हो, उसके आचरण से, उसके बोलने से, उसके बात व्यवहार से, वो शिक्षक और छात्रों का परस्पर संबंध जो है वो जो विकसित होता है, उससे बहुत कुछ वो सीखते हैं। तो जिसका अभाव रहा। और एक चीज और मैंने देखा है, पढ़ा है कि कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं है। बच्चे फोन करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, अब खोले गए हैं, सभी नहीं आ पा रहे हैं। बहुत लोग फोन करते हैं कि सर कैसे होगा ठीक से, हम लोग फिर कॉलेज उसी रूप में आना चाहते हैं। तो इसकी एक समस्या तो बनी रही है, और हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो भी बनाकर हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया, और ऑनलाइन जब भी वर्ग, ट्यूटोरियल जो वर्ग होता है पूछताछ का, उनको जिज्ञासाओं की, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं शिक्षकों को भी, और जो छात्र इसमें जुड़े, छात्र भी बड़ी संख्या में जुड़ते थे, लेकिन बहुतों को लाचारी भी है। अब कहीं जा रहे हैं, अब इसमें एक चीज का नकारात्मक पक्ष किया है, अब टेम्पो से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं हैं, वहीं से ऑन कर लिया, तो अब उनका ध्यान जो है वो एकाग्रचित्त होकर के जो किसी चीज को पढ़ना होता है, या फिर एक जो आप कहते हैं कि आंख से आंख का आई कांटेक्ट, वो शिक्षक और छात्र में उस रूप में नहीं हो पाता है। तो ये एक समस्या होती है बड़ी सी, जिसको, इसलिए इसको हम उस रूप में नहीं दे सकते। लेकिन इस बीच में जो कोरोना काल में हमारी शिक्षा बाधित नहीं हुई, एक बड़ी बात है जी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था सभी के लिए, क्योंकि शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं देश का भविष्य है, और इस तरह की जो समस्याएं आती है वो कितना लंबा चलेंगी इसका कोई ठीक नहीं है, कितने दिन तक ये समस्याएं हैं। तो अच्छा था कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था जो थी वो सुचारू रूप से चालू रही, ऑनलाइन क्लासेज हमारे चलते रहे और बच्चे शिक्षित होते रहे। खैर, अब ये दौर खत्म हो गया है सर, धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो अपनी नॉर्मल शिक्षा की तरफ आ गए हैं, और भी चर्चाएं करेंगे हम दर्शकों। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपकी सेहत का भरपूर ख्याल रखते हैं, और कार्यक्रम के माध्यम से हर सुबह आपको एक सेगमेंट दिखाते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सके, फिट रह सके। तो आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास है हमारे हेल्थ सेगमेंट में। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम पवन मुक्तासन से शुरुआत करेंगे, जिसे हमारे दो साधक
जगजीत जी और राजमणि जी आपको प्रदर्शित करके दिखलाएंगे। पवन मुक्तासन सामान्य स्वास्थ्य के साथ गठिया रोग में विशेष रूप से लाभकारी है। तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं, पैरों को सामने की ओर फैलाएं। अब पैर की उंगलियों को हम लोग आगे की तरफ मोड़ेंगे, पुनः पीछे की ओर मोड़ेंगे। इसे कहते हैं पादांगुली नमन। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे। गुल्फ नमन। टखने से पंजे को जितना संभव हो आगे की ओर ले जाएंगे, पुनः पीछे की ओर लाएंगे। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अब आसन नंबर 3, गुल्फ चक्र। गुल्फ से हम लोग पंजे को घुमाएंगे। एक वृत्त बनाना है। 5 बार दक्षिणावर्त, पुनः 5 बार वामावर्त। तितली आसन। प्रारंभिक स्थिति, दाहिने पैर को बाएं जांघ पे और प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे। घुटने को छाती के पास लाएंगे। इसमें श्वास की स्थिति पे ध्यान देना है। जब घुटने छाती के पास आएंगे तो श्वास को हम छोड़ेंगे, जिसे प्रश्वास कहते हैं। और जब घुटने जमीन की तरफ जाएंगे तो हम श्वास लेंगे। इसे 5 बार दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को पुनः बाएं पैर से दोहराएं। दर्शकों, हमें आशा है कि इसे आप अपने जीवनचर्या में शामिल करेंगे। इससे आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों लाभ मिलेंगे। शरीर स्वस्थ होगा, मन की शांति मिलेगी और आत्मा पे परे मल और विक्षेप दूर होंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा योग बयान के माध्यम से कि किस तरीके से योग के माध्यम से आप फिट रह सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और आज के दौर में जहां लोग घर में रहने लगे हैं तो योगा पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। ये तो आपने भी देखा ही होगा दोस्तों। तो ज़रूर योग करिए, क्योंकि योग जो है वो निरोग रहने का एक बेहतर माध्यम है। और जो भी दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आज हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी उपस्थित हैं। आप पूर्व विश्वविद्यालय प्राचार्य हैं और साथ ही साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रही है। इन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया है और इसी विषय पर हमारी चर्चाएं भी चल रही हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक बार पुनः स्वागत है आपका। बहुत सारी चर्चाएं हमने की इस योग बयान को देखने के पहले। कई चर्चाएं हमारी चल रही थी। हमारी चर्चाएं ये हुई कि किस तरीके से कोरोना काल ने शिक्षण की जो जिम्मेदारियां होती है, शिक्षकों की जो जवाबदेही होती है, उसे बढ़ा दिया है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी बनी है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये जो फॉर्मूला लोगों ने अपनाया है, तो इसका साहित्य पर कितना बड़ा और कितना व्यापक असर पड़ा है, मैं चाहूंगी इसकी चर्चा आप करें। देखिए, प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। महादेवी ने थोड़ा आगे बढ़ के और कहा कि साहित्य स्वयं जीवन है। रचनाकार लिखने के समय और पाठक पढ़ने के समय इस जीवन को जीता है। मैं मानता हूं कि साहित्य
मनुष्य और समाज के अंतर जगत का अन्वेषण करना भी है। क्योंकि हम समाज में जो कुछ भी घटित होता है वह साहित्य में चित्रित होता है। अब ये कोरोना काल आप देखें, ये 2 गज की दूरी की बात आपने की, मास्क लग गए, इन चीजों पर आप देखेंगे बहुत सारे साहित्य लिखे गए। हाँ, एक चीज हुआ कि प्रकाशन जो है, पत्रिका के प्रकाशन में चूंकि सब जगह रोक था, सब जगह रुक गया, प्रेस भी बंद हो गया, तो एक समस्या आई। लेकिन आजकल जो एक दूसरा माध्यम फेसबुक है, इंटरनेट है, उस माध्यम से लोगों ने साहित्य के बहुत सारे पेज हैं, वो साहित्य उस पर, और बहुत सारी ई पत्रिकाएं, इंटरनेट पत्रिकाएं वो आती रही, वो छपते रहे, और उन पत्रिकाओं से माध्यम से बहुत तरह के साहित्य लोगों ने। अब देखिए, जैसे कोरोना में जो सामाजिक प्राणी है मनुष्य, समाज से जब उसे दूर कर दीजिएगा तो उसके भीतर कभी अवसाद भी है। कभी पहली बार जो कोरोना हुआ था मैं बताऊं, और लॉकडाउन लगा था, उस समय एक जोश था लोगों में, एक उत्साह था कि चलो इस पर विजय हम प्राप्त कर लेंगे। और बीच में चला था कि घंटे बजाएं, ये करें, तो बहुत तरह के उस तरह के ध्वनि थी। ये जो ध्वन्यात्मकता थी, वैसी कविताएं भी आई, वैसी कहानियां भी आई, लघु कथाएं भी बहुत सारे लोगों ने लिखे इस पर। दूसरी बार जो मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह लॉकडाउन जो हुआ है, तो दूसरी बार लोग थोड़ा सहमे भी, डरे भी। उसका प्रकोप कुछ अधिक था कोरोना का, कुछ ही दिन रहा लेकिन प्रकोप रहा। फिर ऑक्सीजन की कमी की बात चली, इस सब चीजों से लोग घबराए। तो उस तरह की भी चर्चाएं आप साहित्य में देखेंगे। क्योंकि साहित्य जो है संपूर्ण रूप में जीवन के, देखिए, बहुत आयाम हैं, कई डायमेंशंस होते हैं जीवन के। भावात्मक आयाम हैं उसके, व्यावहारिक हैं, भौतिक हैं, आर्थिक तंगी है, ये सारी चीजें। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी या रोजमर्रे की जिंदगी में वो अर्जित करते हैं और उनका परिवार चलता है, उन लोगों को कठिनाई हुई। तो ये सारी चीज जो है जीवन में, वो धीरे धीरे समाज और साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जब आप बाद में इस पर शोध होगा तो आप देखेंगे कि विशेष प्रकार के साहित्य का सृजन इस कोरोना काल में हुआ है, जिसने समाज को बाद में इतिहास भी वह देखेगा कि किस रूप में यह समय। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य, हमारा साहित्य इतना मजबूत है, कल को यदि इतिहास नष्ट भी हो जाए तो हम साहित्य के माध्यम से एक नवीन इतिहास का सृजन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत दिनों बाद अखबार की सुर्खियों में जो चीजें आई वो कहीं गुम हो जाएं, तब भी यदि साहित्य है तो वो बताएगा कि अंतर मनोदशा, यहाँ तो समाचार मात्र आता है, लेकिन उसके कारण जो परिणाम होता है, जो प्रभाव पड़ता है मानव पे, जीवन पे, समाज पे, उसका चित्र साहित्य में उकेरा गया है, बहुत भली भांति उकेरा गया है। कई साहित्य लिखे गए हैं, बाद में इस पर बड़े शोध किए जा सकते हैं, और एक बात उभर कर आएगी कि मनुष्य के मनोदशाओं पर किस तरह का परिवर्तन हुआ, उनके चरित्र में किस तरह का बच्चे और माँ के बीच संबंध है, मास्क लग गया, दूरी बढ़ गई, बाप बेटे के बीच संबंध है, मित्र मित्र के बीच संबंध है, शिष्य गुरु के बीच संबंध है, बहुत तरह के संबंधों में किस रूप में परिवर्तन आए वह भी सामने आएगा। इसलिए ये काल भी एक साहित्य की दृष्टि से एक मील का पत्थर होगा। और मैं समझता हूँ यह समय जो 100 वर्षों के बाद, एक बार कहा जाता है कि 19 में ये हुआ था, ये 2020 है, और तो 100 वर्ष, करीब 100 वर्ष पहले इस तरह की कुछ बीमारी आई थी, लेकिन 100 वर्षों के बाद हम लोगों के काल में यह आया है यह बीमारी। और इसका जो परिणाम था, हमने बचाव के लिए जो एक 2 गज की दूरी, कहीं 2 गज की दूरी सामाजिक दूरी न बन जाए, यह भी लोगों से मिलना जुलना कम हो गया। घर में जो लोग रहते हैं, जो लोग रोज निकल के कार्यालय जाना, काम करना, वे ऑनलाइन काम करने लगे। तो ऐसी चीजें आई हैं जिसको लेकर के मैं कहूंगा कि हिंदी साहित्य ने भरपूर काम किया है और बड़ा सराहनीय काम हुआ है इस पर। जी, जब हम आगे इस पे चर्चाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसा कि कलानाथ मिश्र जी ने कहा कि बहुत सारा काम साहित्य पर हुआ है जो देखने को मिला भी है। यदि हम फेसबुक पेज की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो कई ऐसे वीडियोस और आपको कई ऐसी कविताएं रचना के माध्यम से दिख जाएगी जिन्होंने न केवल लोगों के मन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास किया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा देने का भी काम किया है, संबल देने का भी काम किया है। लोगों में जो एक डिस्टेंस बना, जो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूले को जो लोगों ने अपनाया, तो संवाद पे कितना बड़ा असर पड़ा है सर, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और तब इस विषय पर हमारी चर्चाएं होंगी।
इंगावे तो बेनु काले मेलियो बहुत बेलावे चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। इस जज्बे का नाम है जिंदगी। कलेक्टर बहू मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी। चल छीन ले, तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। एक बार पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम बिहार बिहान देख रहे हैं आप। और जो दर्शक अभी हमें देखना शुरू किए हैं उन्हें हम बता दें कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी। आप पूर्व विश्वविद्यालय प्राचार्य हैं, साथ ही साहित्य के क्षेत्र में आपकी अग्रणी भूमिका रही है। सर, इस ब्रेक में जाने से पहले हमने जो चर्चाएं की कि किस तरीके से कोरोना काल का असर साहित्य पर पड़ा, बहुत ही व्यापक असर पड़ा है और बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। यदि हम संवाद की बात करें, 2 गज दूरी आई, लोगों ने डिस्टेंस बनाया, लोग अपने घरों में पैक हुए, अपने कमरे में पैक हुए, तो ये जो संवाद विहीनता जो लोगों में आई है, तो इसका किस तरीके से असर आप देखते हैं समाज पर, परिवार पर, लोगों पर? संवाद का असर तो क्षण प्रतिक्षण, पल प्रतिपल पड़ता है मनुष्य के ऊपर। आप किसी के साथ रूबरू होते हैं तो आप जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं, आपकी भाव भंगिमाएं वो एक कुछ कहती हैं। बहुत सारे अमौखिक भाषाएं हैं। जब हम बोलते हैं, किसी के सामने जाते हैं और मुस्कुरा के उसके सामने जाते हैं, शब्द तो पीछे आता है। जब आप कुछ बोलते हैं, आपका प्रथम परिचय आपकी उपस्थिति से होता है और आपकी भाव भंगिमाओं से, जिसको काय भाषा कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। तो ये जो मुखावरण आपने ऊपर डाल दिया चेहरे पर, तो बहुत सारी भंगिमाएं आपकी उसमें छुप कर कहीं विलीन हो गई, जिसके कारण यह होता है कि शब्दों का और संवाद का संप्रेषण सही रूप से नहीं हो पाता है। और मान लीजिए कुछ आप कहते हैं, जब किसी को कुछ कहते हैं तो कहने के समय बहुत सारे आपके स्वरूप ऐसे होते हैं, आपके कहने के ढंग होते हैं, आपके चेहरे का स्वरूप होता है जो बहुत कुछ कहता है, और उसके साथ मिल करके तब हम किसी अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि एक व्यक्ति जो आपके सामने में है वो शब्द के साथ और कितनी बातें कह दी हैं जिसे हम ग्रहण भी करते हैं अनजाने में और जिसे हम संप्रेषित भी करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हो गया इस कोरोना काल में, मास्क लगने से। दूसरी चीज की कभी कभी आप देखते होंगे कि स्पर्श की कमी हो गई, लोग एक दूसरे से छुए नहीं, हाथ नहीं मिलाएं, ये नहीं करें। अब देखिए, चरण स्पर्श करना हमारे भारत की बहुत प्राचीन प्रथा है
और हम उसके प्रति श्रद्धा का जो निवेदन है, वो हमारे भीतर की जो श्रद्धा है, अंतःकरण में उसके लिए जो भाव है, उसको प्रकटीकरण का एक कारण है। किस कोई मिलता है तो हम हंस के उसके गले लगाते हैं, बहुत दिन बाद मिला, उसकी अपनी एक भाषा है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए मैं समझता हूं कि 10 पंक्तियों में, पन्नों में बात आप लिख देंगे तो एक आलिंगन का जो असर होता है उसका प्रभाव आप नहीं छोड़ सकते हैं, वह अवरुद्ध हुआ। फिर अब देखें कि बीमारी के समय में, इस कोरोना काल में, जब सबसे अधिक लोगों को आवश्यकता पड़ती है कोई अपना उसके पास हो, उस समय में वो उसके पास नहीं था, अकेला पड़ गया आदमी। उसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। महादेवी वर्मा ने एक जगह लिखा है कि किसी अपने के द्वारा किसी मरीज के सिरहाने रखा गया एक फूल किसी विज्ञान विशेष के लिए सार्थक हो न हो ये अलग बात है, लेकिन उस मरीज के लिए तो सार्थक है ही, जो कितनी बार उस फूल के खिलने और मुरझाने की पंखुड़ियों के साथ वो सांसें भरता है, अपने दर्द को कम करके महसूस करता है। तो वो उसके साथ नहीं था। बच्चे जब माँ की उंगली पकड़ते हैं तो उसको एक भीतर एक एहसास होता है, वो आश्वस्त होता है। जब कोई आदमी दुख होकर के शोक के समय आपके पास आता है, आप उसका पीठ सहला देते हैं, तो उसको एक लगता है बहुत बड़ी बात कि भीतर की मेरे साथ कोई है, मैं हूं ना, ऐसा एहसास होता है। कोई अच्छा काम करके आता है, उसको उत्साहवर्धन के लिए हम पीठ थपथपाते हैं। ये सारे हमारे काय भाषा हैं। ये जितने भी हमारे कर्म है, जो हम करते हैं, उंगली पकड़ना, उंगली घुमाना, और बहुत सारे इशारों में हम बात करते हैं। और ये बात करने के क्रम में, संवाद के क्रम में, ये बातें हमारे अमौखिक जो स्वरूप हैं, भाव भंगिमाएं हैं, उसके माध्यम से उसको वो पुष्ट करते हैं, जिसका भाव। अब देखिए, एक लिप रीडिंग की बात आती है, तो लिप्स तो आपका दिख नहीं रहा, आप मुस्कुरा रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, नाक भौं सिकोड़ रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया ये संवाद के लिए बड़ा एक, अब ऐसे में देखिए शब्द की भूमिका बढ़ जाती है। ये मेरा कहना था, मैंने इस पर अध्ययन भी किया है कि शब्द की भूमिका बढ़ जाती है, अर्थात की जो बातें। और इसके लिए फिर आप देखें कि मैं कहूंगा कि साहित्य की भूमिका, साहित्यिक शब्द, देखिए वार्तालाप के शब्द जो होते हैं वो अलग होते हैं, वैचारिक शब्द अलग होते हैं, भावात्मक जो बातें होती हैं उसके लिए शब्द अलग होते हैं, तो उनकी सबकी पृथक भूमिकाएं हैं। तो साहित्यिक शब्द जो होते हैं उनको कहीं न कहीं पिरोना, जो बातें हम एक शब्द में कह देते थे, भाव भंगिमाओं से वो बातें स्पष्ट हो जाती थी, उनके लिए कई शब्दों का हमें उपयोग करना पड़ेगा। मैंने तो कहा कि बहुत सारी, अब देखिए हंसने का एक मुस्कान जिसको आपने ढक दिया, कितनी चीजें होती थी, हास, अंतरहास, बिहास, सुहास, स्मित, हंसित, तो ये सारे मुस्कान, मुकसित, मुस्कित, कितनी चीजें हैं जो आदमी के, और ये सब अलग अलग संकेत देते हैं। वो संकेत छिप गए हमारे। तो जब भाषा के साथ संकेत छिप रहे हैं तो आपका जो काय भाषा का बहुत बड़ा जो एक भूमिका है, वो भूमिका कहीं न कहीं अवरुद्ध हो रही है। बहुत सारी जो ऐसे मुहावरे हैं, दांत निपोड़ना, ये मुट्ठी गरम करना, हाथ नहीं मिलाएगा तो मुट्ठी गरम करना, एक बहुत बड़ा मुहावरा। इन मुहावरों के अर्थ जो है कहीं न कहीं वो अर्थ खो रहे हैं। बत्ती सी निकालना, नाक मुंह चढ़ाना, ये दांत तले उंगली दबाना, अनेक ऐसे मुहावरे आपको मिल जाएंगे। मैं 2-4 का अभी आपको उदाहरण दिया है, जो मुहावरे मुझे लगता है कि विलीन कहीं हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे फिर जब आएगा तो नई पीढ़ी उसको किस रूप में सीख पाएंगे, किस रूप में देखेंगे, वो बड़ी जिम्मेदारी होगी। शब्द की भूमिका बदलेगी। बहुत सारे शब्द तो भाषा में तो परिवर्तन होता रहता है। मुझे दीर्घ काल तक यदि ऐसा रहता है तो भाषा की भूमिकाओं में भी परिवर्तन आएंगे, भाषा के स्वरूप में भी कुछ नए आयाम लिखे जाएंगे, कुछ नई चीजें, लोगों के रहन सहन, बात विचार में कुछ नवीनता आएगी, नए तरीके से फिर उनको, क्योंकि देखिए ये हम कोई भी शब्द का जब उल्लेख बोलते हैं किसी से, तो उसके समय हमारा संपूर्ण मनोभाव उस व्यक्ति के सामने होता है, हमारी हार्दिकता का की अभिव्यक्ति उसके सामने होता है। उसके बहुत सारे अंश जो हैं, मुख पर होठ, नाक, बहुत उसके कारण आँख के भी जो ये हैं अभिव्यक्ति हैं वो पूरी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाते हैं।
तो ये सारे अवरुद्ध होते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है भाषा के लिए कि मास्क का लग जाना, तो बहुत सारे संवाद की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है। जी, हमेशा हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, इन बातों का जिक्र करते हैं कि कोरोना काल ने लोगों को प्रैक्टिकल बना दिया है, आत्मनिर्भर बना दिया है, अपने ऊपर अपने काम को खुद करना सिखा दिया है। लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान है, ये मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने भी सोचा होगा। जितने अच्छे तरीके से आपने बताया है किस तरीके से जो संवाद विहीनता लोगों में हो गई है, एक थोड़ा सा जो डिस्टेंस बना है वो मेंटली डिस्टेंस बन गया है और सही मायने में इसे एक नए सिरे से फिर से शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो टच थेरेपी है, जब आप एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को आलिंगन में लेते हैं, प्यार से जब अपने बातों को समझाते हैं, तो उसका जो असर पड़ता है ना, वो केवल मानसिक असर पड़ता है और जो केवल आपको एक स्वस्थ मानसिकता की ओर लेकर जाता है। यदि हम बात करें आपकी साहित्य यात्रा की, तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कई किताबें लिखी हैं, शोध पत्रिकाएं आपकी आती हैं, तो जानना चाहूँगी कि किन किन विषयों पर लिखना पसंद करते हैं, कब से लिखना शुरू किया सर आपने? साहित्य की तमाम चर्चाओं को आप हमारे बीच रखें। देखिए, साहित्य तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं जन्म अपने आप लेता है प्रकृति के बीच से। मेरे पितामह थे, शांति निकेतन में प्रोफेसर थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ वो थे। और फिर हमारे परिवार में एक साहित्यिक परिवेश था। अवंतिका पत्रिका हमारे यहाँ से निकलती थी, अजंता प्रेस प्राइवेट लिमिटेड था। मेरे पिता जिसके बाद के संपादक ये निदेशक हुए थे अजंता प्रेस का, वहाँ से एक पत्रिका निकलती थी, साहित्यिक पत्रिका अवंतिका, और बहुत ही प्रसिद्धि मिली उसको। देश के उस जमाने के कोई ऐसे, मतलब मैं कहता हूँ कि 60 का बात है ये, 59-60 54 से मैं समझता हूँ प्रकाशित होना आरंभ हुई थी अवंतिका पत्रिका। तो अवंतिका पत्रिका की इतनी प्रसिद्ध हुई, साहित्य का इतना बड़ा मापदंड वो बन गया कि आज भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण, मैं जब साहित्य यात्रा प्रकाशित करता हूँ तो उसमें एक दस्तावेज अंश में देता हूँ जिसमें पुरानी पत्रिकाओं में जो चीज़ छपे हैं, जो रचनाकार या उसके समय जो आलेख आए हैं, उसको मैं छापता हूँ एक भूमिका के साथ कि आज के जो साहित्यकार हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो उससे रूबरू हो सकें, वे उस चिंतन पद्धति में एक तारतम्यता स्थापित कर सकें। तो वो रहता है उसके साथ। और फिर ये परिवेश ने मुझे लिखना शुरू से छोटी बहुत, मैं बताऊं कि मैं विज्ञान पढ़ता था ISC, और फिर मैं फिजिक्स ऑनर्स लेने की बात कर रहा था कि उसमें पढ़ूंगा। लेकिन मेरे घर में मेरे भाई हैं, विजयनाथ मिश्र जी हैं, मेरे पिता ने, उन लोगों ने कहा कि आपकी अभिरुचि, स्वाभाविक अभिरुचि आपकी जो है वो साहित्य के साथ है, क्योंकि आप लिखते हैं। कविताएं मैं लिखता था और कई छोटी छोटी ऐसी स्थितियां होती हैं इसमें कविताएं लिखता था, व्यंग भी मैं लिखता था। अब मेरे भाई जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे और उन्होंने एक छोटी सी कुछ काम किया था तो उनको लगा कि मैंने बड़ा काम, मैंने उस पर एक व्यंग लिखा था कि एक महत्वाकांक्षी छात्र का, तो कई जगह वो प्रकाशित भी हुआ था। पाटलिपुत्र टाइम्स में मेरी कविताएं प्रकाशित होती थी, आनंद डाइजेस्ट उसमें भी मैं था। फिर तो बाद में धीरे धीरे जब मैं हिंदी पढ़ने लगा, हिंदी में मैं जब MA में पढ़ता था तभी पाटलिपुत्र टाइम्स में लिखना मैंने शुरू कर दिया था। और उस समय से लिखते, फिर मैं कुछ दिन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया भी गया था, लेकिन वहाँ लिखता नहीं, वहाँ प्रबंधन कार्य में गया था। और तब तक 90 में मैं प्राध्यापक के रूप में आ गया। तो ये एक क्रम बना रहा। फिर कविताएं, कहानियाँ, लोग कहते हैं कि कहानीकार जो होता है जैसे चोर किसी के घरों में झांकता है, कहानीकार लोगों के दिल में झांकता है। तो ये जो मैंने कहा अभी कि साहित्य अन्वेषण है, इतने मनुष्य के आयाम हैं। कभी कभी लोगों का रूप देखिएगा, उनकी बातचीत देखिएगा, उनका व्यवहार देखिएगा, एक क्षण में किसी एक तरह का है, किसी दूसरे ही क्षण उनके दूसरे पक्ष को देखिएगा तो दूसरे तरह का है। ये मनुष्य को प्रेरित करती है कथाएं लिखने के लिए। और आपसी संबंधों को, पारिवारिक कथाएं हों, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी कथाएं हों, अनेक तरह की वो कहानियाँ। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद जब आ गया मैं शिक्षण में, आलोचना के क्षेत्र में, तो बहुत सारी आलोचनात्मक किताबें भी मैंने लिखी हैं। जीवन वृत्त पर किताबें लिखी हैं, जीवनी परक उपन्यासों पर किताबें लिखी हैं। अब आवारा मसीहा की औपन्यासिकता पर मैंने कुछ काम किया। विष्णु प्रभाकर की पुस्तक है आवारा मसीहा, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर वो आधारित है। तो उसको जो जीवन है, जीवन लिखने का जो उनकी पद्धति है, उसमें उन्होंने कहा है कि सिक्स्थ सेंस का प्रयोग किया गया है। तो यह जो सिक्स्थ सेंस है वो क्या था उनमें, उसमें वो औपन्यासिक भाषा है उसकी संपूर्ण।
और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास से जोड़ करके उन्होंने यह आवारा मसीहा लिखा। एक और तो मसीहा और दूसरा आवारा। तो ये इस पर मैंने एक पुस्तक लिखी, इसकी आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। तो साहित्य यात्रा तो नियमित प्रकाशित, आज देखिए मैं इसका संपादन अब कर रहा हूँ। इसमें देश के नरेंद्र कोहली, रामदरस मिश्र और जिनका नाम ले लीजिए, देश के समस्त वरिष्ठ साहित्यकार इसमें छपते रहे हैं, वो प्रकाशित होते हैं और मैं संपादन करता हूँ। अब उन लोगों की रचना का क्या संपादन किया जाए, आप कह लीजिए एक तरह से। लेकिन इस बार जैसे मैंने साहित्य यात्रा का रेणु विशेषांक प्रकाशित किया है, यही है साहित्य यात्रा, और ये 7-8 वर्षों से प्रकाशित हो रही है साहित्य यात्रा निरंतर। और मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना टाइम में भी जैसे तैसे खुद भी कुछ कंप्यूटर पे टाइप करके टंकन करके कुछ लोग टंकित प्रति भेजते थे रचना अपनी, उसको लेकर के जैसे जैसे प्रकाशित लेकिन होती रही इस संघर्ष में भी। तो पत्रिकाओं के लिए एक संघर्ष तो रहता ही है, और साहित्यिक क्षेत्र में कविता, कहानियां जो मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए चाहिए वो होता है। आप यदि साहित्य से नहीं जुड़े हैं तो हिंदी के बहुत सारे साहित्य जो पढ़ाने होते हैं उसमें कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि उतनी तारतम्यता नहीं हो पाएगी। यदि आप साहित्य लिखते हैं और जुड़े हैं तो एक तारतम्यता बन जाती है। दूसरा, पढ़ते लिखते भी, पढ़ाते हुए भी आपके भीतर वह साहित्यकार जन्म ले लेता है और लोगों को खुद भी पता नहीं चलता है कि वह। मेरी एक कविता थी कि जो भी कविता लिखे स्वयं कवि है, यह बात मेरे लिए अजनबी है। कि कोई आदमी जो है कैसे, क्योंकि कवि का निर्वैयक्तिकता का एक सिद्धांत है। कवि जो होता है या रचनाकार जो होता है वो अपने से भी पृथक एक व्यक्ति होता है। कभी कभार आप कहानियों में देखेंगे कि आप जब या उपन्यास में पात्र रचते हैं, आपको लगता है मैं सृष्टा हूं, लेकिन पात्र वो बदल जाते हैं, वो आपके अनुशासन में नहीं रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलने लगते हैं। उनका अपना एक पृथक चरित्र, अपना एक पृथक व्यक्तित्व विकसित हो जाता है। तो साहित्य में अभी भी एक नई मेरी कहानी की पुस्तक भी आ रही है। एक किताब इंद्रप्रस्थ से भी छप रही है, हिंदी साहित्य विविध परिप्रेक्ष्य। वो तो इस तरह की किताबें यही है, लिखता रहता हूँ। जो भी किताबें हैं जब आप उन्हें प्रकाशन के लिए भेजते हैं, लोगों के बीच आती है तो उसका स्वागत होता है। लेकिन एक दो चीजें होती हैं जो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, और वो है आलोचना। जब आप आलोचनात्मक चीजें प्रकाशित करते हैं, लोगों के बीच किस तरीके से उसका रिएक्शन होता है, किस तरीके से लोग उसे स्वीकार करते हैं, क्या कुछ असर पड़ता है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे सर। लेकिन छोटे से विराम के बाद हम इन तमाम विषयों को टच करेंगे। नंद गेलो पाठाने गोवाल गेलो पाल पूरो बिसारिते लागे उठरे फर्क का नाम है जिंदगी। पाँव ज़मीं पर रहे, हौसला आसमां छुए। पाँव ज़मीं पर रहे, हौसला आसमां छुए। इस जज्बे का नाम है जिंदगी। कलेक्टर बहू मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी। चल छीन ले, तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट।
इस अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका। आपको हम बता दें कि आज हमारे बीच प्रोफेसर कलानाथ मिश्र जी उपस्थित हैं, जिनसे हमारी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। साहित्य के विषय में हमने चर्चाएं की हैं, शिक्षण के क्षेत्र में हमने चर्चाएं की हैं। तो अभी जो इस विराम के पहले हमारी चर्चा चल रही थी आपसे, वो ये चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से पत्रिकाएं जो है वो संघर्ष करती हैं। खासकर यदि हम लघु पत्रिका की चर्चा करें यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी कि लघु पत्रिकाओं का जो संघर्ष रहा है, तो उसके विषय में आप अपने जो अनुभव है उसे आप शेयर करें। देखिए, ये दीर्घकालिक संघर्ष है शुरू से। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बाद से उदंडमार्ग वहां से लेकर के आप शुरू कीजिए तो आज तक लघु पत्रिकाओं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें मौलिक रूप से ऐसा सोचता हूं कि लघु पत्रिकाएं हम किसे कहें। लघुता मतलब जिसका प्रसार कम है वो लघु हो गया, लेकिन या जिसमें लेख अच्छे हैं वो बड़ी पत्रिका हुई, या बहुत सारी आजकल पत्रिकाएं निकल रही हैं जो बड़ी सामान्य सी चीजें छापकर और विभिन्न प्रकार की तस्वीरें छापकर और उसको वो अधिक बेचते हैं, या बड़े घरानों की पत्रिकाएं हैं। तो बड़े घरानों में जो चीजें निकलती हैं, उनकी जो पत्रिकाएं हैं, उसमें एक विशेष उनका मनोदृष्टि, उनका एक प्रयोजन होता है निकालने का। लेकिन लघु पत्रिकाएं जो हैं ये स्वतंत्र होती हैं, समाज के बीच के लोगों की बातें इसमें होती हैं। सामान्य रचनाकार भी इसमें अपनी रचनाएं देता है, यदि रचना उसकी अच्छी है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, उसके लिए एक मंच हम प्रदान करते हैं। संघर्ष तो है, विज्ञापन इसको नहीं रहता है। तो ये एक तरह से साधना है, ये साधकों के लिए वो साधना करके पत्रिकाओं को निकालते हैं। अच्छी रचनाएं, मैंने तो देखा है कि साहित्य के निर्माण में जितनी भूमिका लघु पत्रिकाओं की रही है, आई है, उतना किसी दूसरे बड़े पत्रिकाओं की नहीं रही है। इसलिए इसके मूल्य को मैं समझता हूँ कम करके आंकना और आकार, प्रकार और प्रसार के आधार पर किसी पत्रिका को महत्वपूर्ण और किसी पत्रिका को कम महत्वपूर्ण करना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। यदि पत्रिका में लेख अच्छे हैं, उसमें जो छपी हुई चीजें हैं वो अच्छा है, तो पत्रिका ज्यादा अच्छी है, उसका महत्व अधिक होना चाहिए। ये मेरा मानना है। जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चाएं चल रही थी कि किस तरीके से जब आप आलोचनात्मक किताबें प्रकाशित करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ उसमें देखना पड़ता है, शब्दों का ख्याल रखना पड़ता है, पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर किस तरीके से इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं जब आप आलोचनात्मक चीज़ें प्रकाशित करते हैं। और ये भी बताएं कि क्या कुछ रिएक्शन होता है लोगों का उनके बीच में जब ये किताबें प्रकाशित होकर लोगों के बीच आती है। देखिए, आलोचना शब्द का सामान्य रूप में जो अर्थ लेते हैं वो साहित्यिक आलोचना से उसका थोड़ा अलग भिन्न है। ये एक तरह से मूल्यांकन है, किसी भी साहित्य का अन्वेषण है। हम किसी भी साहित्य कोई आता है तो कहीं ना कोई पैमाना होना चाहिए कि वो कैसा है, समाज के बीच उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका एक मूल्यांकन हम लोग करते हैं, विवेचना, उसका संदर्भ लेते हैं। कई तरह की आलोचना की पद्धतियां हैं, सैद्धांतिक आलोचना है, व्यवहारिक आलोचना है, बहुत तरह की आलोचना पद्धतियां हैं। लेकिन उसके बाद भी जो एक कोई रचना प्रकाशित होता है उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन देखना आवश्यक इसलिए है कि ऊपर से आज तक जितने भी कवि या साहित्यकार हुए हैं उनको जानने, उनके कवि कर्म को या उनकी रचना धर्मिता को जानने के लिए आलोचना एक मानदंड प्रदान करता है, एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए हिंदी के अध्येताओं के लिए आलोचना को जानना बहुत आवश्यक है। बिना उस मूल्यांकन के आप, हो सकता है सभी किताब तो आप पढ़ते नहीं हैं, संपूर्ण जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन उसके बारे में जब हम जानते हैं आलोचना से, उसी समीक्षा से, तो हम उस पुस्तक को फिर से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या एक नई दृष्टि से हम उन चीजों को देखते हैं, आलोचक की दृष्टि से। तो उसका प्रभाव साहित्य के लिए, साहित्य के मूल्यांकन के लिए, साहित्य के स्तरीयता के लिए बहुत आवश्यक होता है। जी, यदि हम साहित्य की चर्चा कर रहे हैं तो स्त्री साहित्य की चर्चा ना करें तो थोड़ी सी कभी मुझे लगता है कि रह जाएगी यहाँ पे। तो आपने भी स्त्री साहित्य पे लिखा ही है, मैथिली में आपकी रचनाएं आई हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसके विषय में थोड़ी चर्चा आप करें। क्या कुछ था और कैसा अनुभव रहा आपके लिए? देखिए, साहित्य में आधुनिक युग में स्त्री विमर्श एक महत्वपूर्ण मंच हुआ है साहित्य, क्योंकि देखिए आधी आबादी का विमर्श है ये। बहुत लोगों ने कहा कि पुरुषों के द्वारा लिखा गया जो स्त्री विमर्श है वह अंत तक, बल्कि महादेवी ने भी इसको माना है कि सहानुभूति ही है स्त्रियों के प्रति। वो अपने संघर्षों की बात, अब यह एक तरह का विवाद है कि पुरुष स्त्री विमर्श पे लिख सकते हैं किस तरह की रचनाएं। अब नामवर जी ने कहा कि तब तो घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। अब ये है कि आप परकाय, रचनाकार परकाय प्रवेश करता है, लेकिन अनुभूति जन्य सत्य जो स्त्रियों का है, जो संघर्ष उनका है,
उसका जितनी अच्छी अभिव्यक्ति, जितना बढ़िया से उसको साहित्य में उतार सकते हैं, वो जितना बढ़िया चित्र खींच सकते हैं, वह दूसरों के लिए दुर्लभ है। तो एक जीवन के, समाज के एक पक्ष को देखने का, उनके संघर्षों को देखने का एक बहुत नया नजरिया देता है, और उनके जो अधिकार, जिन चीजों से वो वंचित रही हैं कभी समाज में, उनको वह अधिकार दिलाने के लिए साहित्य के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच है, जो कि लोगों के भीतर एक नई दृष्टि देती है। स्त्रियां क्या सोच रही हैं, नारी विमर्श किस रूप में है। लेकिन मेरा मानना है कि उसके लिए भी कहीं न कहीं एक मूल्य होना चाहिए, स्त्रियोचित मनोभाव से ही सही, लेकिन विमर्श का एक मूल्य होना चाहिए। स्तरीयता कई बार आप देखें कि स्पर्धी हो करके, विवाद उत्पन्न करके, कोई, मैं समझता हूं कि पति पत्नी का संबंध या स्त्रियों का जो संबंध है, बहुत सारी रचनाएं इस तरह की लिखी गई हैं। मेरा मानना है एक मर्यादा के साथ, एक स्त्रियोचित मनोभाव से ही, लेकिन सामाजिक मूल्य की स्थापना स्त्री विमर्श में भी जरूर होना चाहिए। और मैंने देखा है ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे रचनाकारों ने बहुत महत्वपूर्ण, हमारे यहाँ की उषा किरण खान जी, अभी मैं हाल में गया था, आयाम एक संस्था है, उषा किरण खान जी ने, वो स्त्रियों की ही संस्था है, हम लोग भी जाते हैं उसमें, इनके विमर्श भी होते हैं, बहुत अच्छे विमर्श, बहुत अच्छी रचनाएं आ रही हैं, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक लंबी दूरी स्त्री विमर्श ने तय कर लिया है, और आधी आबादी की रचना संसार से अवगत होने का बहुत ही अनुपम एक मंच प्रस्तुत करता है हमारे सामने। इसलिए उसके महत्व को कोई कम करके आंक नहीं सकता है, उसका एक अलग महत्व है। मैंने भी लिखा है, कई बार लिखा है, कई चीजों पर मैंने चर्चा की है, लिखी है इस पर। जी सर, साहित्य के क्षेत्र में आपने कई कार्य किए हैं और आपको कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। तो चाहूंगी कि चलते चलते जो हमारे युवा लेखक हैं, जो युवा लेखिका है, साहित्य के क्षेत्र में आना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, तो चंद शब्दों में जरूर एक संदेश उनके लिए आप छोड़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, साहित्य दर्पण में एक, मैं वहीं से शुरू करूंगा, मैं इस चीज का उल्लेख भी करता रहा हूं कि उन्होंने लिखा है कि कुंठत्व मायाति गुणः कवीनाम साहित्य विद्याश्रम वर्जितेषु। साहित्य में यदि साधना आप छोड़ देंगे, श्रम को वर्जित कर देंगे, तो आपके रचना में कुंठित हो जाएगी। रचना में वह ये एक दूसरे के संप्रेषण की वह क्षमता, वह शक्ति नहीं रह जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी आपकी रचना। कोई वरिष्ठ व्यक्ति कविता लिखते हैं, फेसबुक पर डाल दिया, अरे आप लिखते हैं, लिखने के बाद स्वयं उसको पढ़ें, उसके आलोचक स्वयं बने, एक बार लिखें, फिर आपको लगेगा इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, फिर करें। इसलिए श्रम का त्याग नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे पुराने जो जितने भी साहित्यकार हुए हैं, कितना पसीना, कहा प्रेमचंद की जो कई पांडुलिपि है, उस पे पसीने की बूंदी से वो कई जगह ये हो गया। तो लोग कितने मेहनत करके लिखते थे। इसलिए श्रम का त्याग नहीं करें, किसी वाद से प्रेरित नहीं हूं, यह भी मैं कहना चाहूंगा युवा लोगों से, कि जो उनको लगता है समाज जो देख रहे हैं, जिस रूप में उनके अन्वेषण कर रहे हैं, उस चीज को साहित्य में कलात्मक रूप से प्रस्तुत करें और श्रम के साथ प्रस्तुत करें। ये मैं उनसे कहूंगा। धीरे धीरे सब कुछ होता है, मिलेगा सब कुछ उनको भी। ठीक, बहुत अच्छा लगा सर, आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी साहित्यिक यात्रा पे आपने चर्चा की, और साथ ही अपने जीवन से भी जुड़े कुछ अनुभव आपने शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिनों बाद, अब कोरोना के एक दीर्घ अंतराल के बाद यहाँ अवसर मिला आने का, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रोफेसर कलानाथ मिश्र जी से। आप पूर्व विश्वविद्यालय प्राचार्य हैं और साथ ही कई साहित्यिक क्षेत्र में भी आपने कार्य किया है। कैसे लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहार? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख भेजिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, प्रेजर रोड पटना 80